Hello students, welcome to the lecture number 6 on the topic government budget. So let us start with the today's lecture. Those students who have not listened the previous lecture, kindly listen the previous lecture, then only you will be able to understand today's scenario. Okay, in last lecture I have given you one practical. Now I am again starting up with one practical itself. Now question is given is a government shows a primary deficit of 5800. मतलब गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है? प्राइमरी डेफिसिट. एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज 600. अब बेटा यू हैव बीन गिवन प्राइमरी डेफिसिट एज वेल एज यू हैव बीन गिवन इंटरेस्ट. अब आपको निकालना है फिजिकल डेफिसिट. ओके, अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? अभी बताया था लास्ट स्लाइड में. बताओ प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला. ऋषिका. सर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट. वेरी गुड. फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट. गौरव याद आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला? इट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट. तो अगर प्राइमरी डेफिसिट आपको दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है तो क्या मैं एफडी निकाल सकता हूँ फिजिकल डेफिसिट? हाँ. कैसे? एफडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. यहाँ फिर माइनस. हाँ, तो पूरा ऐसे लिख लें और अपन मिसिंग फिगर निकाल लें. तो 5800 दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट हमको निकालना है, इंटरेस्ट माइनस 600 हो जाएगा. तो फिजिकल डेफिसिट अपना आप कितना आ जाएगा? 5800 प्लस 600 दैट इज इक्वल्स टू 6400. क्लियर? तो ओवरऑल आपका आंसर क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? इट विल बी 6400. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो यस गया? सर. चलिए मूविंग फर्दर. सीधी सॉल्यूशन की कैसे सॉल्यूशन आपको करना है. फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. सो 5800 प्लस 600. So kindly note down this solution. Okay, moving on to the next topic or the next question in front of you. Now you have to calculate primary deficit. आपको फिजिकल डेफिसिट 8000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट 600 दिया हुआ है. तो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट? टेल मी. फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का? गौरव आंसर. हाँ सर. प्राइमरी डेफिसिट का सर फॉर्मूला. 7400 8000 माइनस 600. वेरी गुड. गौरव बी इंटरेक्टिव. सी फिजिकल डेफिसिट आपका आया हुआ है 8000. उसमें से आपने को सिंपली क्या करना है? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना था. तो इंटरेस्ट पेमेंट दिया कितना था? 600. तो 8000 माइनस 600 सो 7400 आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट. ओके, दिस इज योर फिजिकल डेफिसिट. Sorry, this will be your primary deficit, that is physical deficit minus interest payment. Okay, तो ये हो गया बेटा practicals की बात mostly. Now one last practical. Calculate physical deficits from the following data. देखो अब अपने पास दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू प्लस कैपिटल, दोनों इस पे इंक्लूडेड है. अपने पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी दी हुई हैं और साफ साफ बोला है कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं दीज आर नॉन डेप्ट. मतलब डेप्ट वाली हमको इंक्लूड करनी नहीं होती है, सीधा नॉन डेप्ट. और ये नॉन डेप्ट ही है. तो अपने को क्या लेना है? फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग डेप्ट. तो डेप्ट तो दी नहीं है, बोल ही रहे हैं कि नॉन डेप्ट है. तो कितना एक्सपेंडिचर है अपना? टोटल एक्सपेंडिचर 85,000 माइनस टोटल रेवेन्यू. तो 60 प्लस 5 कितना हुआ? 65. 65. तो आपका फिजिकल डेफिसिट कितना आ जाएगा? 20,000. So simple questions बेटा ऐसे. These questions comes in 2 marks or 3 marks. It all depends on the scenario of the question. Okay, so every time बेटा जब भी आपको लाना है उसमें आप ये चीज देख के रखना. Okay, see total expenditure minus total receipts. Total receipts में यहाँ पे क्या दिया? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स भी हमको देख के रखी है, वो भी माइनस कर दी. सो आपका आंसर आ गया 20,000. नाउ हाउ टू रिड्यूस बजट डेफिसिट. देखो अभी तक अपन ने 3 तरह के डेफिसिट पढ़ लिए. नाउ यू आर गॉटिंग अ क्लियर आइडिया कि 3 तरह के डेफिसिट कौन कौन से हैं. एक हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, एक हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट और एक अपन ने पढ़ लिया बेटा प्राइमरी डेफिसिट. तीनों के फॉर्मूले
एक बार वापस बता देता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, एक्सक्लूडिंग क्या करेंगे इसमें से अपन नॉन डेप्ट ही लेंगे, अपने को डेप्ट वाले नहीं लेने। सो टोटल रिसिप्ट में सिर्फ क्या होंगी, सारी नॉन डेप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट के लिए अपने को फिजिकल डेफिसिट चाहिए, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट पेड, दैट इज दी पर्टिकुलर। अब ये जो बजट डेफिसिट अराइज होते हैं बेटा, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आपके पास है कि अपने एक्सपेंडिचर कम करो। सी गवर्नमेंट अगर डेफिसिट लेके आ रही है तो ये इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा बेटा, सो ये फिर आगे जाके इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करना शुरू कर लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो बजट डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये याद रखना। और दूसरी चीज, अगर यहाँ तो आप क्या कर लो, अपने एक्सपेंडिचर कम कर लो, यहाँ तो आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज को इंक्रीज करो। एक एग्जांपल देता हूँ, 1994 में बेटा सर्विस टैक्स आया था। क्यों आया था सर्विस टैक्स? क्यों गवर्नमेंट को लगा कि मुझे सर्विस टैक्स भी लगाना चाहिए? कभी सोचा है? अच्छा, सर्विस टैक्स का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट सर्विस टैक्स? अरे वर्ड सुना है यस सर। टैक्स? अभी तो हाँ दिया सर। है तुमने, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इसके यस सर। पहले सर्विस टैक्स आया था 1994। तब के आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया था। क्यों प्रपोज किया था? ताकि उनके रेवेन्यूज बढ़ जाएं। और आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में टर्शरी सेक्टर पे पहले कोई टैक्सेशन लगता ही नहीं था, क्योंकि टर्शरी क्या है, पूरा पूरा सर्विस सेक्टर था। और जैसे ही समझ में आया कि भैया 70% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय टर्शरी सेक्टर, तो इस सेक्टर को आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? सो यू शुड इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस सर्विसेज पे टैक्स देना शुरू कर लिया। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या कर लिया। कि सी फर्स्ट इज ग्रोथ शुड बी हाई। ऐसा नहीं कि आप ग्रोथ के पैरामीटर्स को बंद कर दो, आपको एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के लिए बोला है ताकि आप इन्फ्लेशन को कम करो। लेकिन जहां एक्सपेंडिचर जरूरी है वहां तो आपको एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। जैसे सपोज टेक द एग्जांपल, अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इफ द वैक्सीन विल कम, तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग ऑन दी वैक्सीन, और सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, दैट वैक्सीन विल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक्सपेंडिचर किस चीज के लिए? ये एक्सपेंडिचर ग्रोथ के लिए है, ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज फॉर दी पर्टिकुलरली सर्वाइवल ऑफ द पीपल। तो ये एक्सपेंडिचर वाजिब है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर बेबुनियाद है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, उसको आपको खत्म करना चाहिए। इन्फ्लेशन उससे बढ़ रहा है, इसीलिए आपको ये दो चीजें याद रखनी है। आप भले अपने एक्सपेंडिचर्स कम करो, लेकिन वो एक्सपेंडिचर्स मत कम करना जिनसे ग्रोथ कम हो। आपको वो एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं जिनसे इन्फ्लेशन कम हो। ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए अपनी इकोनॉमी की। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे मैंने बोला, हाउ टू करेक्ट द मेजर्स ऑफ बजट डेफिसिट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन एंड द गवर्नमेंट बजट विल एंड। सबसे पहला क्या बोला कि अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कम करो। अब कैसे कम कर सकते हैं? सब्सिडीज रिड्यूस करना शुरू करो। अननेसेसरी सब्सिडीज दे रहे हो, सब्सिडीज का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सेकेंड, रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कोई प्लानिंग नहीं करी हुई है और गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंडिचर करती जा रही है, करती जा रही है। सो अगेन, कोई भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं करो। दूसरा, रिड्यूस करो ट्रांसफर पेमेंट। बेटा ये याद रखो, मैंने ट्रांसफर पेमेंट बताया था नेशनल इनकम में, याद है? फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, याद आ रहा है? यस सर। हाँ। एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर जो विदाउट वर्किंग से मनी विदाउट गेन होता है, वर्किंग। लॉटरी। इसका एक एग्जांपल बताया था, लॉटरी। ओल्ड एज पेंशन, लॉटरी। ओल्ड एज लॉटरी पेंशन भी। और स्कॉलरशिप। सो ये सारी क्या है, दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। अपन ने कुछ काम नहीं करा पर आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो भैया ये एक्सपेंडिचर रिड्यूस करो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जिनको जरूरत है उनको दो, ऐसा नहीं कि यू आर पेइंग। अच्छा, इसमें एक और आया था, नरेगा का बताया था मैंने, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में अभी बताया था कि अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिलते हैं। तो भैया अनएम्प्लॉयड अलाउंस उन्हीं को दो ना जो अनएम्प्लॉयड है।
जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है हाँ। और वो जानबूझ के अनएम्प्लॉयड हो रहा है ताकि उसे अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिले, तो ये गलत है। आर यू गेटिंग दिस? कि भैया मैं आज एम्प्लॉयड यस हूँ, सर। पर अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे तो मैं आपको अलाउंस दे दूंगा, सो यू आर मोटिवेटिंग अदर पीपल्स टू गेट अनएम्प्लॉयड देन। वो तो भैया अनएम्प्लॉयड होके उसको अपने आप को रजिस्टर करा देगा नरेगा के अंदर और वो अनएम्प्लॉयड अलाउंस लेना शुरू कर देगा। तो यू शुड चेक कि वेदर अलाउंस सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा, ये भी केस आया था कि नरेगा के अंदर जिनको रजिस्टर करवाया है वो पूरा पेमेंट किसके पास जाता था? सरपंच के पास। यू हैव हर्ड अबाउट पंचायत सिस्टम, सुना है ना अपन ने यस पंचायत सर। सिस्टम हाँ। 9th 10th में? तो वो पंचायत सिस्टम के जो पंच होते थे वो आपस में ही पूरा क्या कर देते थे, पूरा बांट लेते थे, और जो एक्चुअल बेनिफिट पर्सन है उसको वो अलाउंस कभी मिलता ही नहीं था। सो दिस इज द केस गोइंग ऑन। सो आप अपने एक्सपेंडिचर कम करो। और दूसरा, रेवेन्यू कैसे करना है आपको इंक्रीज? पहला, इंक्रीज योर टैक्स बेस। आप अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ। आप अपने टैक्स रेवेन्यू को तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपने आप टैक्स रेट कम कर लो। अभी कभार क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया कोई पेमेंट नहीं पहुंच रही है, तो गवर्नमेंट बोल देगी भैया अगर इस सेशन में अपना टैक्स रेट कम कर दूं, तो जिस सेशन गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करती है ना बेटा, उस सेशन याद रखना, उस सबसे सेशन में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। तो अगर आपको टैक्स बेस इंक्रीज करना है तो यू शुड डिक्रीज योर टैक्स। एज सुन एज यू डिक्रीज योर टैक्स, एम्प्लॉइज और जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पे करेंगे, तो वो टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। इफ टैक्स इज लेजिबल, आप अगर ज्यादा टैक्स रेट लोगे, सो दैट इज encouraging them to go for टैक्स, पर्टिकुलरली वो टैक्स की चोरी करना शुरू कर लेंगे। पर इन दिस अगर आप टैक्स रेट थोड़े कम कर लो, सो टैक्स बेस बढ़ जाएगा। सेकेंड, डिस इन्वेस्टमेंट। बताया था कि अगर जो प्रॉपर्टी काम की नहीं है, जहां जो अंडरटेकिंग लॉसेस में जा रही है, तो उसको इसको बेच दो, प्राइवेट को बेच दो। इसके दो फायदे, जैसे ही प्राइवेट के पास आएगा वो लॉस मेकिंग को प्राइवेट में अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगी, और डिस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट रेवेन्यू। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये करता है बेटा आरबीआई। अगर मान लो डेफिसिट आ गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भैया, इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को करने के लिए आरबीआई को बोल देगी इतने करेंसी नोट इशू करके दे दो। सो दीज आर व्हाट। अब जैसे पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा सिनेरियो बताया है। Subsidies should be reduced in oil, LPG and fertilizers. Second, reduction of non-plan expenditure like on defense. आप unnecessary expenditure करते जा रहे हो which is not planned। अगर वो planned expenditure है तो उसको बकायदा करो, लेकिन विदाउट प्लानिंग करोगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? दिस विल इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर। और दूसरा बता, लास्ट वाला बताया था, रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट, रिडक्शन इन एलटीसी एंड बोनस। जितना हो सके अपने ये एक्सपेंडिचर्स कम करोगे, यू विल बी एबल टू डिक्रीज योर एक्सपेंडिचर। इंक्रीजिंग योर टैक्स बेस, टैक्स बेस शुड बी इंक्रीज, टैक्स इवेजन शुड बी चेक। अब टैक्स इवेजन कैसे चेक कर सकते हैं बेटा बताओ? हाउ कैन आई चेक दैट पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स? बताओ, anybody knows how we can track the person has not paid the tax or not? आइडिया है इसके नहीं बारे में? सर, नहीं कर सकते। कैसे? अच्छा चलो, किसी ने टैक्स इवेज करा, तो क्या बता कर सकता है कि उसने टैक्स इवेज करा है कि नहीं करा है? तुमने पैन कार्ड देखा ही होगा, आपके पैन कार्ड बन गए बेटा? हैव यू सीन हाँ पैन? सर। पैन कार्ड सुना है, आपके पैन कार्ड बने हैं अभी? बने पैन कार्ड गौरव? सर मेरा नहीं बना सर। मेरा नहीं बना है, अब बनेगा। जब इनकम आना शुरू होती है तब पैन कार्ड्स बनते हैं। सी, पैन कार्ड इज व्हाट, अगर फुल फॉर्म अगर याद रखो तो पैन कार्ड इज परमानेंट अकाउंट नंबर। ये चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप अर्निंग स्टेज पे आ जाओगे ना बेटा, तो जो भी कंपनी में आप जाओगे वो सबसे पहले आपका पैन नंबर मांगेगी, क्योंकि पैन इज रिक्वायर्ड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो भैया इतने पैन जनरेट हो गए जिनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रहे, तो उनको आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि वेदर दे आर एबल, आर दे अर्निंग द इनकम, और अगर अर्न कर रहे हैं तो वो आईटीआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अगर पूछना होता है ना बेटा, तो सिंपल वे है कि वो पैन कार्ड से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है आपकी, पैन कार्ड कहाँ जा रहा है। सेकेंड, मोर इम्फेसिस मस्ट बी गिवन ऑन डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से बेटा? इनडायरेक्ट तो जीएसटी तो कलेक्ट हो जाता है मोस्टली, वहां पे आपके पर्टिकुलरली टैक्स एविडेंस की पॉलिसी नहीं होती है। जहां पे आ सकता है वो अपनी इनकम, सो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स,
और कौन से प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को यहाँ पे मोर एम्फेसिस देना है, बिकॉज सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन डायरेक्ट टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इतना इवेजन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब क्या हो गया है पूरा सिस्टम, जैसे अभी इंडिया का देखें तो पूरा सिस्टम इज ऑन जीएसटी। तो जीएसटी का सिस्टम इतना सिस्टमैटिक है कि आपने अगर जीएसटी नहीं पे करा तो सामने वाले पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और सामने वाले पर्सन को बेनिफिट नहीं मिला तो वो जीएसटी आपसे पे करवा के अपना ओरिजिनल बिल लेगा ही लेगा। तो नाउ इट इज वेरी मच प्रूफ। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन करना बहुत अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी भी डायरेक्ट टैक्स इवेजन इज पॉसिबल। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स इवेजन को रोकना चाहिए। क्लियर। फिर आ जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, रीड आउट ऋषिका, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। Yes, sir. एक मिनट. Disinvestment means selling whole or a part of the shares of selected public sector enterprises held by the government to private sector. ठीक है, अब इसके दो फायदे बेटा। एक तो फायदा ये है कि जो आपका अंडरटेकिंग लॉस में है तो वो तो पहले ही लॉस में, कुछ रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है उससे, अगर मैं उसको बेच दूंगा तो मुझे रेवेन्यू आ गया। और ये बेटा जैसे ही प्राइवेट पर्सन के पास चला जाता है तो प्राइवेट पर्सन इसको अपने इंडिविजुअल अपने एफर्ट से इसको लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में लेके आता है। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी ही चाहिए। इसका फायदा क्या है, इससे आपके जो बजट में डेफिसिट है ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैंने पहले ही बोला डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्क्रीन पे मेंशन्ड है। कौन करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, Ministry of Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वाह, आरबीआई का RBI. आरबीआई अरे तो सर कॉइन्स और वो मतलब दोनों करते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी तो करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो अभी रोल ही नहीं है बेटा, उसका तो बहुत अलग रोल है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज मीनिंग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब आपके करेंसी तो सर प्रिंट करा पर जाएगा। और कॉइन्स वो मिनिस्ट्री लोग ऑफ करते फाइनेंस हैं ना. बाद में आएगा, अभी तो नहीं। आरबीआई अभी अभी आरबीआई का रोल है। अब देख कैसे आरबीआई करेगी। सी आरबीआई विल नॉट प्रिंट नोट्स फॉर फ्री, क्योंकि वो भी भले गवर्नमेंट के अंदर है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, पर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच विल वर्क ऑन इट्स ओन प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं अगर आप में गवर्नमेंट भले सेंट्रल गवर्नमेंट पे बैठे पर्सन वो बोलेंगे भैया हमारा डेफिसिट चल रहा है आप इतने नोट इशू कर लो, तो आरबीआई तो बनाई गवर्नमेंट में नहीं, बनाया भले गवर्नमेंट में, लेकिन आरबीआई का एक अलग एक्ट है बेटा, आरबीआई एक्ट 1934, और इस एक्ट के चलते ये बॉडी बनी है। सो आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच विल वर्क ऑन इट्स ओन प्रिंसिपल। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भले हम नोट इशू कर लेंगे लेकिन इसके अगेंस्ट मुझे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो क्या देती है सिक्योरिटी, बताओ गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटी देगी नोट्स के अगेंस्ट, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। Government will give treasury Treasury bill. bills. See, it involves borrowings by the government from central banks through the issue of treasury bills. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देती है, आरबीआई को दे देती है ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। So central bank buys the treasury bills and the government gets cash to fund the deficit. आ रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि मतलब अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया तो उनको फॉलो ही करना है, नो। गवर्नमेंट हैज देयर ओन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, उनके बाद आरबीआई हैज इट्स ओन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। तो आरबीआई भले ही गवर्नमेंट ने बनाई हो, पर आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच इज formed under the act, RBI Act 1934. Okay, so this was the clear scenario of deficit financing. Okay, now moving on to this, how to finance the budget deficit. अभी आपको बता दिया था कि कैसे हम फाइनेंस कर सकते हैं। देखो तीन तरीके आपके सामने हैं। सबसे पहला है एक्सपांशन ऑफ मनी सप्लाई, अपने मनी सप्लाई को इंक्रीज करो ताकि डेफिसिट क्या हो जाए, कम। सेकेंड, या तो बोरिंग्स कर लो पब्लिक से ही पैसा मांग लो, या तो फिर क्या कर लो, दिस इन्वेस्टमेंट। दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन, बट वी विल सी वन स्लाइड ऑफ दैम सो दैट वी कैन कंप्लीट इट। अब बोरिंग फ्रॉम पब्लिक कैसे कर सकते हैं बेटा। अच्छा, गवर्नमेंट बॉन्ड का नाम सुना है, एवरीबॉडी हैव हर्ड अबाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
अकाउंट्स में कभी सुना हो बॉन्ड्स? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है अकाउंटेंसी में? सर सेकंड बुक का फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स। अपना शेयर कैपिटल, हाँ शेयर चल रहा होगा है ना? हाँ शेयर्स। शेयर, तो उसमें जैसे कंपनी शेयर इशू करती है तो गवर्नमेंट भी क्या इशू कर सकती है बेटा? गवर्नमेंट कैन इशू बॉन्ड्स। ओके, अब गवर्नमेंट अगर इशू कर रही है बॉन्ड्स तो उसको क्या चाहिए? पैसे की जरूरत है। सो हियर borrowings from public can be done by issuing bonds. Government may raise loans from the general public by issuing bonds of various types. और दूसरा, जैसे मैंने पहले बोला, एक्सपांशन ऑफ मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक क्या करता है? ट्रेजरी बिल दे देता है आरबीआई को और उसके अगेंस्ट आपकी कैश की फंडिंग करवा देता है। So that was what? That was expansion of money supply. Now, last, that is disinvestment. अभी भी बता दिया कि disinvestment का मतलब क्या है। आपके पूरे अंडरटेकिंग को बेच सकते हो या फिर उसके शेयर्स को आप बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हो, एज वेल एज दैट लॉस मेकिंग जब प्राइवेट के पास जाएगी तो उसे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। सो दीज आर द मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग व्हाट? फॉर financing the debt. Okay, so for this government budget comes to an end. Okay, government budget comes to an end. This topic related to this overall lectures has been completed in 6 lectures. So do listen all the 6 lectures regarding this government budget. Okay, so we are ending the recording session. Thank you, students.